मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने व्हाट इज़ साइंस देखा। अभी साइकोलॉजी एज ए साइंस देखते हैं, क्या हिस्ट्री इसकी रही है, कैसे इसका इमर्ज हुआ और इसे साइंस स्ट्रीम में कैसे शामिल किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, साइकोलॉजी बिगिंस एज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। स्टार्टिंग में ये फिलॉसफी की ब्रांच थी साइकोलॉजी। The origin of psychology dates back to the ancient Greeks. Psychology did not emerge directly as a science. Psychology was a branch of philosophy until the 1870s. स्टार्टिंग में ग्रीक टाइम में, एंशियंट ग्रीक टाइम में साइकोलॉजी एज ए फ़िलासफ़ी इमर्ज हुई थी। एज ए फ़िलासफ़ी इसकी स्टडी किया जाता था और 1870 तक की इसे एज ए फ़िलासफ़ी ही समझा गया। बाद में साइकोलॉजी इमर्जेस एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इन 1879। 1879 में इसे एक सेपरेट डिसिप्लिन माना गया, मतलब नॉट फिलॉसफी नॉट साइंस, बस एक अलग डिसिप्लिन में माना गया है इसको। विलियम वुंट, ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट, एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879 इन जर्मन एट यूनिवर्सिटी लेipzig। विलियम वुंट ने, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई 1879 में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखा कीजिए या पॉइंट्स, और बाद के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत काम आएंगे। दिस इवेंट इज़ कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी एज ए सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन। और यहीं से साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन माना जाने लगा, साइंटिफिक डिसिप्लिन सेपरेट डिसिप्लिन माना जाने लगा, फिलॉसफी से हट के उसको माना जाने लगा। Then emergence of structuralism. Structuralism is widely regarded as the first school of thought in psychology. William Wundt and his student Edward B. Tinner advocated structuralism. William Wundt used the method of introspection to study the conscious experiences like sensation, perception, etc. फिर बाद में एज ए स्ट्रक्चरलिज़म का इमर्ज हुआ इसके अंदर साइकोलॉजी में। और स्ट्रक्चरलिज़म आपने इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में नॉलेज होगा कि उसके बेसिक ढांचे की मदद से उसको समझा जाता है, उसको जाना जाता है। और बिहेवियर का बेस कहाँ से आता है? आप जो सेंस करते हो, आप जो परसीव करते हो, फिर आपके सेंसेशन और परसेप्शन के लिए आपको क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ बिहेवियर। और साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इन लोगों ने ये कैसे स्ट्रक्चरलिज्म कहलाया गया? विलियम वुंट ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया। इंट्रोस्पेक्शन, खुद में झांकना, खुद में देखना। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस लाइक सेंसेशन, परसेप्शन वगैरह को समझने के लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया, और तभी इसमें स्ट्रक्चरलिज्म का इमर्ज हुआ। इमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म, उसके बाद फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म वॉज एडवोकेटेड बाय विलियम जेम्स। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बाद में फंक्शनलिज्म का मतलब क्या वर्किंग है, क्या फंक्शंस हैं, और ह्यूमन कॉन्शियस की स्टडी की गई, और यही फंक्शनलिज्म था। फिफ्थ वन ये है इमर्जेंस ऑफ साइकोएनालिसिस। इन कंट्रास्ट टू द अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एन ऑस्ट्रियन फिजिशियन नेम्ड सिगमंड फ्राइड proposed a theory of psychoanalysis in early 1890s. He gave importance to the study of the unconscious mind. देखो, पहले साइकोलॉजी सबसे पहले एज ए फिलॉसफी वो पढ़ी गई, फिर बाद में साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री बनी। जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंट ने जो लेबॉर्ट्री बनाई साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। देन स्ट्रक्चरलिज्म आया, और उसके बाद में फंक्शनलिज्म आया। लेकिन ये सारे के सारे ही कॉन्शियस पे बेस्ड थे, कॉन्शियस स्टडी पे, आपके कॉन्शियस सेंसेशन परसेप्शन पे, माइंड के कॉन्शियस जो कॉन्शियस प्रोसीजर होता है माइंड में, उसकी स्टडी पे बेस्ड थे ये सारी चीज़ें। लेकिन बाद में सिगमंड फ्राइड को आज हम साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, बट अर्लियर ही वॉज फिजिशियन। अर्लियर मतलब वो डॉक्टर थे,
और अपने मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए वो साइकोलॉजी के टच में आए। कुछ उन्होंने बिहेवियर की स्टडी शुरू की और उन्होंने ही 1890s में साइकोलॉजी को अनकॉन्शियस माइंड, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड से रिलेट किया और उसका इम्पोर्टेंस बताया। और ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस बेस्ड था, इसमें कॉन्शियस का रोल नहीं था, जबकि फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म वर बेस्ड ऑन टोटली कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। उसके बाद में इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरिज्म। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड जॉन बी वाटसन एडवोकेटेड ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट नोन एज बिहेवियरिज्म। साइको एनालिसिस के बाद में बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिज्म रिजेक्टेड बोथ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस माइंड एंड मेड साइकोलॉजी ए मोर साइंटिफिक डिसिप्लिन बाय फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। पहले क्या हुआ, कॉन्शियस स्टडी हुई, कॉन्शियस माइंड की स्टडी हुई, देन सिगमंड फ्राइड ने अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन बिहेवियरिज्म में क्या हुआ कि जॉन बी वाटसन ने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस या कॉन्शियस और एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों को ही रिजेक्ट किया और जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पर उन्होंने फोकस किया। इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। बाद में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो हमने इसमें पर्सनालिटी वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लोज ने ये थ्योरी दी थी। The first of the 20th century was dominated by psychoanalysis and behaviorism। जो 20th century का फर्स्ट हाफ था उसमें पहले तो साइकोएनालिसिस के बारे में बात हुई, बाद में बिहेवियरिज्म के बारे में। लेकिन जो सेकेंड हाफ था 20th century का उसमें कार्ल रॉजर्स एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड द न्यू पर्सपेक्टिव नोन एज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का अप्रोच दिया। इन कंट्रास्ट टू द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस advocated by psychoanalysis and determinism advocated by behaviorism, humanistic psychology stressed upon the study of power of free will, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने तो अनकॉन्शियस का वो अनकॉन्शियसनेस को रिजेक्ट किया ही, जो साइकोएनालिसिस की थ्योरी थी। बाद में बिहेवियरिज्म की जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे बेस्ड थ्योरी थी उन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया। इन्होंने इसी को और आगे बढ़ाया बिहेवियरिज्म को, और इन्होंने जो इंसान की फ्री विल होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया, जिसमें हमने पर्सनालिटी वाले लेसन में ये पढ़ा ही था कि इन्होंने ये बताया कि पास्ट से आपकी पर्सनालिटी का कुछ लेना देना नहीं होता, आपके बिहेवियर का, आपके परसेप्शन का पास्ट से लेना देना परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस्ड पे ही होता है। इन्होंने ये बताया कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है या जो आपके बिहेवियर होते हैं उसका पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं होता, सारा कुछ प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है, और फ्री विल होती है, आप जिस तरह से चाहे ख़ुद को डेवलप कर सकते हो। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे इन लोगों ने जोर दिया था। Next one is emergence of cognitivism. During the 1950s and 1960s, psychoanalysis and behaviorism were replaced by the new perspective known as cognitivism. उसके बाद में एक नई थ्योरी आई cognitivism. American psychologist named Ulrich Nassar is generally considered as the founder of cognitivism. Researchers in cognitive psychology study higher cognitive process like memory, decision making, problem solving, intelligence, language, etc. with the tools like MRI and PET scans. बाद में कॉग्निटिविज़म की थ्योरी आई, साइकोएनालिसिस बिहेवियरिज्म को कॉग्निटिविज़म से रिप्लेस किया गया, और रिसर्चर्स ने साइकोलॉजी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी की, और जो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं ये हम इंटेलिजेंस के चैप्टर में थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में देखा था। मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे हायर इंटेलिजेंस को हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो कॉग्निटिव थ्योरी में इन सारी चीज़ों की स्टडी की गई MRI और PET स्कैन के ज़रिए। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। जो नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके पूछिए।
और रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।